अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम OOAD यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का 6th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज के लेक्चर में जो चीजें आने वाली हैं उनके लिए हमारे लिए बेस बन जाए। प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया था जी। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है हमारे पास? हमने कहा था जी रिक्वायरमेंट्स आर कैपेबिलिटीज एंड कंडीशंस टू विच द सिस्टम मस्ट पोसेस और कंफर्म। यानी ये वो कंडीशंस थी हमारे पास, कैपेबिलिटीज थी जो हमारे सिस्टम को हर हाल में अचीव करनी थी। यानी ये हमारे सिस्टम के जो यूजर था, जो हमारा क्लाइंट था, जो हमारे से सिस्टम बनवा रहा था, ये क्या थी? ये बेसिकली उसकी नीड्स थी। उसका जो बिजनेस था, प्रोसेस था, उसको चलाने के लिए ये उसे चाहिए थी, उसकी डिमांड थी कि हमारे सिस्टम में वो जो बनवाने जा रहा है सिस्टम, उसमें ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, उसका सिस्टम ऐसे बिहेव कर रहा हो जो उसने प्रॉब्लम्स बताई हैं उसके एड्रेस करने के लिए। अच्छा, इसमें हमने मैनेज रिक्वायरमेंट्स देखा था। ये क्या था? ये सिस्टमैटिक अप्रोच थी। किसके लिए जी? फॉर फाइंडिंग, डॉक्यूमेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रैकिंग द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इसके बाद हमने देखा था जी टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। इसमें हमारे पास थे दो मेजर टाइप्स। एक को हमने कहा था जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, दूसरी को हमने नाम दिया था जी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल को हम कह रहे थे जी बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स कह रहे थे, या हम ये कह सकते थे कि ये हमारे सिस्टम के फीचर्स हैं। जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में दूसरी चीजें आ रही थी, उनको हम क्वालिटी एट्रीब्यूट वगैरह कह रहे थे, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी वगैरह जो आ जाती है, किस में आती थी? हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती थी। उसके बाद हमने देखा था जी यूजेबिलिटी देखी थी, रिलायबिलिटी देखी थी, फंक्शनल के बारे में देखा था थोड़ा, परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी वगैरह इनको देखा था हमने। इसके अलावा हमने इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स देखी थी, इंटरफेस रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। फंक्शनैलिटी में हमारे पास क्या था जी? फंक्शनैलिटी में हमारे पास बेसिकली वो फीचर्स थे, कैपेबिलिटीज वगैरह थी जो हमारे सिस्टम को हर हाल में अचीव करनी थी उसको, ताकि वो अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर सके। रिलायबिलिटी क्या थी हमारे पास? थी रिलायबिलिटी हमारे पास थी फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, या आप दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं रिकवरेबिलिटी भी इसे कह सकते हैं। यूजबिलिटी क्या थी? यूजबिलिटी में हमारे पास ह्यूमन फैक्टर आ रहा था, हमें हेल्प कर रही थी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आ रही थी हमारे इसमें। परफॉर्मेंस क्या थी? परफॉर्मेंस में हमारे पास आ रहा था जी रिस्पॉन्स टाइम आ रहा था, थ्रूपुट आ रहा था, एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी, रिसोर्स यूजेज वगैरह, ये किस में आ रही थी हमारे पास? ये हमारे पास परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स में आ रही थी। उसके बाद हमारे पास था पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में हमारे पास क्या थी? अडॉप्टेबिलिटी थी, मेंटेनेबिलिटी थी, इंटरनेशनलाइजेशन था, कॉन्फ़िगरेबिलिटी थी। ये चीजें हमारे पास पोर्टेबिलिटी में आ रही थी। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या था जी? रिसोर्स लिमिटेशंस थी, लैंग्वेज एंड टूल्स थे, हार्डवेयर थे। यानी जो हम चीज इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए क्या हमारे पास उसको बनाने के लिए रिसोर्सेज हैं, उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, हमारे पास लैंग्वेजेस, टूल्स वगैरह यानी एक्सपर्ट वगैरह है हमारे पास या नहीं है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह जो हमें चाहिए है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो सारी चीजें कहाँ आ रही थी? इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स में आ रही थी। इंटरफेस था जी कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय इंटरफेसिंग विद एक्सटर्नल सिस्टम्स है। ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स थी जी, इसमें था सिस्टम मैनेजमेंट इन ऑपरेशनल सेटिंग था। पैकेजिंग हमारे पास था कि हम अपना जो होगा सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको डिलीवर किस फॉर्म में करेंगे। अगर तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये था कि इंटरनेट होना चाहिए। अगर हम बॉक्स फॉर्म में कर रहे हैं तो हमारे पास डिस्क होनी चाहिए जिस पर हम राइट कर सकें अपने सॉफ्टवेयर को। उसके बाद ना हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट थी। लीगल रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या?
आ रहा था लीगल रिक्वायरमेंट में हमारे पास लाइसेंसिंग वगैरह आ रही थी। इसके बाद हम आ गए थे जी यूज केसेस पर। यूज केसेस में हमने देखा था जी कि ये टेक्स्ट स्टोरीज होती हैं किसी एक्टर की जो यूज कर रहा होता है हमारे सिस्टम को कोई गोल अचीव करने के लिए। हमने ये देखा था कि ये यूज होता है जी डिस्कवर एंड रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट्स। और इसकी इम्पोर्टेंस में क्या चीज आ रही थी जी कि ये यूजर को इन्वॉल्व रखता है अपने साथ। इसकी टर्मिनोलॉजी देखी थी यूज केस की, उसमें हमने तीन चीजें देखी थी, एक्टर, सिनेरियो, यूज केस। एक्टर क्या होता है जी, समथिंग विद बिहेवियर सच एज पर्सन, कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। सिनेरियो, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड सिस्टम। और ये क्या होती है, यूज केस की इंस्टेंस भी इसको बोला जाता है। ये यानी कि सक्सेस या फेलियर के होते हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर और सिस्टम होता है। यूज केस में हमने क्या देखा था जी, यूज केस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सक्सेस एंड फेलियर सिनेरियोज दैट डिस्क्राइब एन एक्टर यूजिंग सिस्टम टू सपोर्ट गोल। इसके बाद हमने टाइप ऑफ एक्टर्स देखे थे जी। हमारे पास तीन तरह के एक्टर थे, प्राइमरी एक्टर, सेकेंडरी सपोर्टिंग एक्टर और ऑफ स्टेज एक्टर। प्राइमरी एक्टर कौन थे जी? प्राइमरी एक्टर वो लोग थे जो हमारे सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसमें हमने कैशियर की एग्जांपल ली थी। सपोर्टिंग एक्टर वो थे जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं सम सर्विसेज टू सिस्टम। इसमें हमने क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन का प्रोसेस देखा था, जो डायरेक्टली तो हमारे सिस्टम को यूज नहीं कर रहा था लेकिन वो हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व था। जब हम कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रही थी तो हम उसको क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन कर रहे थे। ऑफ स्टेज एक्टर में हमने देखा था जी कि जैसे आ जाते हैं वो लोग जिनके कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है हमारे सिस्टम में, जैसे हमने देखी थी टैक्स एजेंसीज वगैरह। उसके बाद जो यूज के फॉर्मेट आ गए थे जी, उसमें हमने ब्रीफ देखा था, कैजुअल देखा था, फुली ड्रेस्ड देखा था। ब्रीफ में क्या था जी, वन पैराग्राफ समरी होती थी और ज्यादातर वो क्या कर रही होती थी, सिर्फ सक्सेस सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रही होती थी। कैजुअल में क्या था जी, मल्टीपल पैराग्राफ थे और वो वेरियस सिनेरियोज को कवर कर रहे थे। फुली ड्रेस में क्या था जी, ऑल स्टेप्स एंड वेरिएशंस आर रिटन इन डिटेल विद सपोर्टिंग सेक्शन सच एज प्री कंडीशन एंड सक्सेस गारंटीज। यानी उसमें हम प्री कंडीशन बता रहे थे, सक्सेस गारंटीज दे रहे थे, यानी ये डिटेल फॉर्म में था। उसके बाद हमने ना फुली ड्रेस यूज केस का एक टेम्पलेट देखा था। तो यूज केस सेक्शन में हमारे पास क्या था जी, एक सेक्शन था यूज केस सेक्शन, दूसरा था कमेंट। यूज केस में हमने क्या था जी, यूज केस का नाम था, स्कोप, लेवल, प्राइमरी एक्टर, स्टेक होल्डर एंड इंटरेस्ट, प्री कंडीशन, सक्सेस गारंटी, मेन सक्सेस सिनेरियो, एक्सटेंशन, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड डाटा वेरिएशन लिस्ट, मिसलेनियस। और आगे इन सब के ना कमेंट्स दिए गए थे। यूज केस फॉर्मेट में हमने सिंगल कॉलम वाला भी देखा था, वो एक सिंगल कॉलम में सब कुछ लिखा हुआ था, जबकि डबल कॉलम में क्या था जी कि एक साइड पर यूजर एक्शन था, दूसरी साइड पर सिस्टम रिस्पॉन्स लिखा हुआ था हमने। इसके बाद टेस्ट हमने देखे थे जी, टेस्ट टू आइडेंटिफाई यूज केसेस। ईबीपी टेस्ट सबसे पहले था जी, एलिमेंट्री बिजनेस प्रोसेस, यानी व्हाट एड बिजनेस वैल्यूज एंड लीव सिस्टम इन कंसिस्टेंट स्टेट। फॉर एग्जांपल हमने इसमें देखा था अप्रूव क्रेडिट कार्ड पेमेंट का। इसके बाद साइज टेस्ट था जी, उसमें एक्टिविटीज ऑफ लार्ज साइज हमने देखी थी, डोंट मेक यूज केसेस ऑफ वन और टू स्टेटमेंट हमने बात की थी। बॉस टेस्ट था जी, बॉस टेस्ट में हमने देखा था कि आप जो यूज केस बना रहे हो उसमें आप बॉस को इन्वॉल्व करो, बॉस से सेटिस्फेक्शन लो, यानी बॉस को ना साथ साथ सेटिस्फाई रखना है कि ये मैं काम कर रहा हूँ, ये काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ताकि एट द एंड वो ये ना कह सके कि आपने ये काम सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। उसके बाद हमने ना एक एग्जांपल देखी थी यूज केस की, एटीएम सिस्टम की। इसमें क्या था कि दो एक्टर हमारे पास थे, कस्टमर और बैंक, और इसमें परफॉर्म क्या हो रही थी, ट्रांजेक्शन। पिन को वैलिडेट कर रहे थे, मनी विड्रॉ कर रहे थे, इंक्वायरी बैलेंस था और ट्रांसफर मनी था। इसके बाद हमने गाइडलाइंस देखी थी जी, ब्लैक बॉक्स यूज केसेस हमें बनाने चाहिए, यानी फंक्शनैलिटी के लिहाज से यूज केसेस बनाना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए। और टेक एन एक्टर एंड एक्टर गोल पर्सपेक्टिव, यानी कि हमें एक्टर और एक्टर के गोल के पर्सपेक्टिव को लेकर यूज केस बनाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था जी, हाउ टू फाइंड यूज केसेस। इसमें हमने बात की थी डिफाइन स्कोप,
identify primary actors, determine their interest and goals, list down how user can act with system to achieve those goals, और एंड पर हमने बात की थी नेम यूज केसेस अकॉर्डिंग टू गोल, यानी गोल से रिलेटेड उनको नाम देना है। ये हमारा था जी लास्ट लेक्चर, ये सब कुछ हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आप चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 6 की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे जी, इसमें हम देखेंगे जी रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स को। रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, यूज केस इंपॉर्टेंट चीज है, सब कुछ यूज केस में हमने क्लैरिफाई करना है, या इसके बाद भी हम कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे जी सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशंस को, ग्लोसरी को हम देखेंगे, विजन देखेंगे जी, और अपना बिजनेस रूल्स को देखेंगे। उसके बाद हम एलिमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ना आंसर देंगे, यानी वो क्वेश्चन जो इस ड्यूरेशन में हमारे माइंड में आ रहे थे कि क्या ये होगा वो होगा, यानी जो हमें कंफ्यूज कर रहे थे, उनका हम आंसर देंगे जी, ताकि हमारी चीजें जो है वो क्लैरिफाई हो जाए, कंफ्यूजन जो है हमारी दूर हो जाए, हम कंफ्यूज ना रहें। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स। रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स क्या है जी, इनके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि क्या चीज है, क्यों जरूरी है, इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, ये देख लेते हैं। अच्छा, यूज केस आरंट द होल स्टोरी, यानी यूज केस हमारे पूरे सिस्टम को बयान नहीं कर रहे होते, यानी वो जो यूज केसेस हम बनाते थे वो किस लिए बनाते थे जी, वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाते थे हम, कि कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को किस वे में हमने पूरा करना है, कैसे एक्टर्स हमारे उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और कैसे हमारा गोल अचीव हो रहा है। इसके लिए हम क्या बनाते थे जी, इसके लिए हम यूज केसेस बनाते थे। लेकिन हमारा जो सिस्टम होता है उसमें सिर्फ ये तो नहीं होता, सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को तो हम नहीं देखते, हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी देखना होता है। तो हमारा क्या है कि जो यूज केस होता है वो सारे सिस्टम को बयान नहीं कर रहा होता, सारे सिस्टम को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं हमारे पास। सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन जी, सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन क्या है? Supplementary specification captures and identifies other kind of requirements such as report, documentation, packaging, portability, licensing, and so forth. सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन में क्या चीज आ जाती है जी, किस चीजों को कैप्चर कर रही होती है, किन को आइडेंटिफाई कर रही होती है जी, रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट जो हमारे पास यूज केस में रह जाती हैं। जैसे कि हमारी कोई रिपोर्ट्स होगी, सिस्टम से रिलेटेड हमने रिपोर्ट कोई तैयार की है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगी, हमारा मैनेजर देखेगा, उस पर डिसीजन मेकिंग वगैरह होगी, ये कहाँ आ जाती है जी, ये सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन में आ जाती है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, अच्छा हम सिस्टम बना रहे थे, जो भी हम सिस्टम बनाते हैं हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम उसकी ना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन थी ये भी रिक्वायर्ड है, किसी भी सिस्टम को बेहतर वे में यूज करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इसकी वर्किंग कैसे है, ये कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, कैसे इससे हम मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट कहाँ आ रही थी, ये यूज केस में तो हमने एड्रेस नहीं की, तो ये भी हमने एड्रेस करनी थी। तो ये हम कहाँ एड्रेस करेंगे, ये हम स्पेसिफिकेशन, सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन में एड्रेस करेंगे। उसके अलावा पैकेजिंग जो है, जो हम पैकेजिंग कर रहे थे, जो सॉफ्टवेयर हम डिलीवर कर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे, या उसको किसी डिस्क पर राइट करके दे रहे थे, तो अब ये तो हमें ये यूजर ने नहीं बता दिया था कि ये मेरे सिस्टम की ना फंक्शनैलिटी में ये चीज आनी चाहिए, ये फंक्शनैलिटी में तो नहीं आती, इसके लिए हमने यूज केस तो नहीं बनाया था, लेकिन ये भी रिक्वायरमेंट है, इसको भी एड्रेस करना है।
तो ये कहाँ आ जाएगी कि ये हमारी सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन में आएगी। इसी तरह हमारे पास पोर्टेबिलिटी आ गई है, लाइसेंसिंग आ गई है। ये जो चीजें हैं इस तरह की, ये कहाँ हमने एड्रेस करनी है, ये हमने सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशंस में एड्रेस करनी है। ये यूज केसेस में हम एड्रेस नहीं करेंगे, ये यूज केसेस में एड्रेस नहीं होती, ये सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन में हम इनको एड्रेस करते हैं। ग्लोसरी है जी हमारे पास। ग्लोसरी क्या होती है जी? कैप्चर्स टर्म्स एंड डेफिनेशन। इट कैन आल्सो प्ले द रोल ऑफ लेटर डिक्शनरी। यानी ग्लोसरी में हमने क्या करना है जी, जो हमने पॉपुलर टर्म्स यूज किए हैं अपने सिस्टम में, उनको कैप्चर कर लेना है, उनकी डेफिनेशंस बतानी है, ताकि जो हमारा यूजर है उसको आसानी हो जाए हमारे सिस्टम को अच्छे तरीके से यूज करने में। यानी हमारा सिस्टम जो जो हमने टर्म्स यूज किए हैं वो हमारे सिस्टम का जो यूजर है उसकी नॉलेज में होनी चाहिए, उसकी पता होना चाहिए भाई ये जो डेफिनेशन, ये जो टर्म यूज की गई है इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब क्या है। ये उसी तरह है हमारे पास, जैसे हम इंग्लिश की या उर्दू की डिक्शनरी यूज करते हैं, उसमें क्या होता है जी, उसमें वर्ड्स दिए गए होते हैं, आगे उसके मीनिंग्स बताए गए होते हैं, उसकी डेफिनेशन बताई गई होती है कि ये वर्ड इस चीज के लिए यूज हो रहा है, ये वर्ड इस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो ग्लोसरी हमारे पास जो है ना वो डाटा डिक्शनरी का ही ऑलमोस्ट रोल प्ले कर रही है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी विजन। विजन क्या है जी? विजन समराइज द विजन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी। इट सर्व टू ट्रूथफुली कम्युनिकेट द बिग आइडियाज। यानी हमारे पास विजन क्या है जी? ये हमारे पास जी है अपना समराइज द विजन ऑफ प्रोजेक्ट। ये हमारे प्रोजेक्ट के विजन को समराइज कर रहा है। जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके लिए हम जाहिर बात है स्टार्ट में हमारा कोई विजन होगा, हम उस विजन को लेकर चल रहे होंगे और उस विजन को अचीव करने के लिए हम सिस्टम बनवा रहे होंगे। तो ये क्या है जी, हमारे प्रोजेक्ट के विजन को समराइज कर रहा है। एग्जीक्यूटिबल जो है ये समरी है, और ये क्या कर रही है जी, सर्व टू ट्रस्टली कम्युनिकेट द बिग आइडियाज। बिग आइडियाज को कम्युनिकेट कर रही है। उसके बाद हमारे पास आया बिजनेस रूल्स, इनको हम डोमेन रूल भी कहते हैं। कैप्चर लॉन्ग लिविंग एंड स्पैनिंग रूल्स और पॉलिसीज सच एज टैक्स लॉज दैट ट्रांसेंड वन पॉपुलर एप्लीकेशन। बिजनेस रूल्स क्या है जी हमारे पास? बेसिकली ये कैप्चर क्या कर रहे हैं जी, लॉन्ग लिविंग और स्पेनिंग रूल्स और पॉलिसीज को कैप्चर कर रहे हैं, उसको नोट डाउन कर रहे हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, ताकि हम जो अपने सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं वो उसमें इन चीजों का ख्याल रख सके। जैसे हमारे पास हो गए जी सच एज टैक्स लॉ। जब हम अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने क्या चीज, टैक्स भी अपना जो है कैलकुलेट करना है। टैक्स लॉस चेंज होते रहते हैं, यानी आज अगर 5% टैक्स लग रहा है तो कल 6% हो सकता है या कल 4% हो सकता है। तो ये हमने अपने सिस्टम में ना ये फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि इन चीजों को ना जैसे जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है तो इस चीजों को साथ साथ वो अगर कोई चेंजिंग वगैरह हो रही है तो मेंटेन किया जा सके। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई हैं एलिमेंट्स ऑफ सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशंस डॉक्यूमेंट। इसमें क्या कुछ होता है जी, हमारे पास रिवीजन हिस्ट्री होती है, इंट्रोडक्शन होता है हमारे पास, यूजेबिलिटी का, सिक्योरिटी का, कॉन्फ़िगरेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, प्लगेबल रूल्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस, परचेज कंपोनेंट्स, लीगल इश्यूज, इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स वगैरह। ये सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं जी? ये एलिमेंट्स की हैं जी हमारे पास सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट्स हमारी बनती है ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं, उसकी एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं। अच्छा, इधर हमारे पास सवाल पैदा होता है कि शुड वी क्रिएट विजन डॉक्यूमेंट फर्स्ट और यूज केसेस, यानी हमें विजन डॉक्यूमेंट पहले बनानी चाहिए या यूज केसेस पहले बनाने चाहिए। तो जी इट इजंट यूजफुल टू बी
रिजिड अबाउट द ऑर्डर, यानी हमें इनके ऑर्डर के बारे में ना बहुत रिजिड नहीं हो जाना, हमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है चाहिए है इनके ऑर्डर में। यानी कभी हम विजन डॉक्यूमेंट पहले बना लेंगे, कभी हम यूज केसेस बना लेंगे, ये नहीं होगा कि एक ही बार में वही है यूज केस पहले बनना है तो यूज केस पहले बनेगा, या विजन डॉक्यूमेंट हमने पहले बनानी है तो हर बार विजन डॉक्यूमेंट ही बनेगी। इसमें रिजिड नहीं हो जाना। While developers are collaborating to create different requirement architects, emerges in which working on one artifact influences and helps clarify another, nevertheless suggested sequence is। यानी बात वो हो रही है कि अगर एक आर्टिफैक्ट पर काम हो रहा है, डेवलपर काम कर रहा है, तो हो सकता है जब नेक्स्ट आर्टिफैक्ट पर जाए तो वो जब काम उस पर होने लगे तो जो हमारा पहला था आर्टिफैक्ट उसको मजीद क्लैरिफाई वो कर दे चीज को। अच्छा, ये इन्होंने ना ऑर्डर सजेस्ट किया है सीक्वेंस, ये देख लेते हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास राइट अ ब्रीफ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ डिवीजन, आइडेंटिफाई यूजर गोल एंड सपोर्टिंग यूज केसेस बाय नेम। तीसरे पर आता है ये हमारे पास राइट सम यूज केसेस इन डिटेल एंड स्टार्ट द सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन। और फोर्थ नंबर पर आएगा जी हमारे पास रिफाइन डिवीजन, समराइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज। ये हमारे पास थोड़ी सी सजेस्टेड सीक्वेंस आ गई है कि हमें इस अंदाज में ना चीजों को लेकर चलना चाहिए, ये हमारे लिए चीजें हेल्पफुल हो जाएंगी इससे। अच्छा, एक और हमारे दिमाग में ना आएगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन राइज होगा जी? शुड वी डुप्लीकेट रिक्वायरमेंट्स इन विजन, यानी विजन में क्या हमें रिक्वायरमेंट्स अपनी को डुप्लीकेट कर लेना चाहिए। For other requirement, avoid their duplication or near duplication in both division and supplementary specifications. Rather, regard them only in the SS, इसे हम supplementary specification कहते हैं। In division, direct the reader to the supplementary specification for other requirement। यानी हमने ना इन चीजों को डुप्लीकेट नहीं करना, डुप्लीकेशन के बिल्कुल हमने करीब ही नहीं जाना। यानी क्या करना है जी, इसके लिए बेस्ट हमारे पास प्रैक्टिस क्या है जी कि हम ना जो अदर्स रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, मेंटेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी वगैरह, ये जो चीजें हमारे पास थी, अडॉप्टेबिलिटीज वगैरह, ये इनको कहाँ स्पेसिफाई हमने कर देना है जी, इन सब को ना हमने सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन में रख लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। और जब विजन के ऊपर हम जाएंगे तो हमने रीडर को क्या कहना है जी, जो हमारी अदर रिक्वायरमेंट्स थी वो कहाँ पर हमने लिख दी है जी, सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन में लिख दी है। तो आप बेहतर होगा कि उधर से जाके ना हमारी अदर रिक्वायरमेंट्स को रीड आउट कर लें, बजाय इसके कि हम चीजों को दोबारा डुप्लीकेट करते जाएं। तो इस चीज को ना हमने अवॉइड करना है। एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में राइज होता है जी कि शुड वी एनालाइज थॉरोली ड्यूरिंग इंसेप्शन। इसका आंसर क्या है जी? नो। दी unified process is an iterative and evolutionary method, which means that production quality programming and testing should happen very early, long before most requirements have been fully analyzed or recorded. Feedback from early programming and test involve the requirement। यानी जी बात क्या हो रही है कि हमारे पास जो यूनिफाइड प्रोसेस है वो हमारा एक आइटरेटिव और एवोल्यूशनरी मेथड है। और इसमें क्या होता है जी, ये हमारी जो सिस्टम की क्वालिटी है उसको क्या कर रहा होता है, इनहेंस कर रहा होता है। इसमें चीजें आइट्रेशन बाय आइट्रेशन क्या हो रही होती है, इम्प्रूव हो रही होती है, एनालाइज हो रही होती है। और रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कर रहे होते हैं जी, एनालाइज कर रहे होते हैं और रिकॉर्ड कर रहे होते हैं साथ साथ ही। जैसे जैसे हमारे चार्जे होते हैं, एक आइट्रेशन आई, कंप्लीट हुई, दूसरी आइट्रेशन स्टार्ट हो गई, वो कंप्लीट हुई, फिर तीसरी आइट्रेशन स्टार्ट हो गई। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है चलता रहता है। एट द एंड क्या होता है, हमारे पास एक रिफाइंड सिस्टम होता है, इनहेंस सिस्टम हमें जो है ना एज अ प्रोडक्ट मेजर होता है। फीडबैक फ्रॉम अर्ली प्रोग्रामिंग एंड टेस्ट इवॉल्व द रिक्वायरमेंट। यानी जो है हमारे पास फीडबैक जो आ रहा होता है अर्ली प्रोग्रामिंग से, एंड जो टेस्ट हम कर रहे होते हैं, यानी कोड लिखा उसका टेस्ट किया,
फिर उसमें जो अपडेशन वगैरह करनी हुई, यानी दूसरी आइट्रेशन चली, फिर तीसरी आइट्रेशन चली। तो ये क्या है, ये हमारे पास प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम इन चीजों को थॉरली जो है करें, एनालाइज करें ड्यूरिंग इंसेप्शन। क्योंकि अगर हम थॉरली कर रहे हैं, इस पर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, जैसे हम नेक्स्ट आइट्रेशन में गए, हमें रियलाइज हुआ यार इस चीज को यहाँ से यूं नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए था। तो फिर हमें वो, यानी ये क्या है, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस चेंजिंग होती रहती है हमारे पास ना आइट्रेटिव प्रोसेस में। तो इसलिए इधर ना थॉरली से काम नहीं चलाना हमने।